सदन में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विवाद देशभक्ति से शुरू हुआ, जिस पर राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब और एक आर्टिकल का हवाला दिया। राहुल गांधी ने जैसे ही इसका जिक्र किया, बवाल खड़ा हो गया। राहुल गांधी के भाषण ने सदन में लगभग 45 मिनट तक गतिरोध पैदा किया। वहीं भाषण की शुरुआत राहुल गांधी ने अपने ही अंदाज में की। Raise the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture. राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे के बुक का जिक्र किया, जिस पर बवाल मचा। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं स्पीकर ने अखबारों की कटिंग सदन में पेश न करने की सलाह दी। किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती है। सरकार की तरफ से फिर अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? इस दौरान सदन में जोरदार बहस देखने को मिली। वहीं एमएम नरवणे की किताब पर सदन भीतर तो गहमागहमी देखने को मिली ही, लेकिन सदन के बाहर भी जमकर सियासत हुई। यहां राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर डरने का आरोप लगाया, तो वहीं सरकार ने राहुल गांधी पर आर्मी का मनोबल तोड़ने की बात कही। बचकाना हरकत कर रहे थे, सदन की गर्मा को तार तार कर रहे थे। लग रहा था कि कोई एक ऐसा बच्चा आ गया है जो सब चीज को छोड़ करके अपनी बात कहता हो। डर किस बात का है? डर किस बात का है? सर एक लाइन का है, सर सिर्फ एक लाइन का डर है। एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह की पूरी सरकार डरी। वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा। राहुल गांधी जानबूझ के ये काम कर रहे हैं, हमारा देश का आर्मी का मनोबल को गिराने के लिए। वहीं इस दौरान सदन में बेहद ही दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला, जब राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में हंगामे के बीच मोर्चा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभाल लिया और राहुल गांधी के पक्ष में दलील देने लगे। साथ ही उन्हें उनकी बात कहने का मौका देने की मांग की। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाते हुए हमें चीन से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। नेताजी, मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। सदन में अखिलेश यादव राहुल गांधी के संकट मोचन बने, उन्हें अपनी बात कहने के लिए स्पीकर से आग्रह किया। नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात हो और बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो, और जिस समय देश के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जिनके हाथों में सब कुछ है, वो हैं, तो मैं समझता हूँ लीडर अपोजिशन और विपक्ष जो कह रहा था वो बात सामने आनी चाहिए थी। वहीं इस दौरान सदन के बाहर का भी माहौल बेहद तनावपूर्ण दिखा। यूजीसी के नए रेगुलेशंस पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हो और सवर्ण समाज इसे राहत मान रहा हो, लेकिन अब इस एक्ट के समर्थन में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत बिहार की पटना यूनिवर्सिटी से हुई है, जहां छात्रों ने मंडल 2 के नारे लगाए, जिसके लिए सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में छात्र पटना कॉलेज के पास जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की। यहाँ तक कि इस आंदोलन की तुलना मंडल कमीशन तक से होने लगी। यूजीसी के सम्मान में फिर से मंडल 2 मैदान में। जिसके बाद ये लोग गांधी मैदान की ओर बढ़ने लगे। लेकिन पुलिस ने उन्हें जेपी गोलंबर के पास रोक दिया। छात्रों ने वहीं पोस्टर लहराकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हम लोग का आंदोलन इतना कड़ा होगा, इतना देश तक मैसेज जाएगा पूरे देश विदेश में कि सरकार को झुकनी होगी। ये एक तरह का मंडल 2 ही है, क्योंकि इस तरह से आप देखिए कि पूरे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया उसके खिलाफ बातचीत तो हो रही है। एक्ट लागू होगा या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में तय होगा, लेकिन उससे पहले इसका थमा हुआ शोर फिर से गूंजने लगा है। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। हमने पीडीए के लोगों को बढ़ाया, ये बड़ी खबर इस समय की। समाजवादी पार्टी को पीडीए से ज्यादा परिवार की चिंता। एसपी कार्यकाल में पीडीए पर चर्चा क्यों नहीं? क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं।
आखिर यह कार्य उन्होंने अपने समय में क्यों नहीं किया? आखिर पीडीए तब भी रहा होगा, लेकिन उस पीडीए की चर्चा तब क्यों नहीं थी? तब केवल परिवार की चिंता क्यों थी? तो पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो, असली निशाना तो केवल परिवार है कि परिवार के लिए कैसे हम लोगों को गुमराह कर सके। इसलिए यह हमारा राष्ट्र रूपी परिवार के लिए विजन लेकर के प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरे देश को एक परिवार के रूप में मान करके। उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए एक है, फिर वो चाहे अपराधी हो या फिर अधिकारी। अब प्रदेश के 68,000 कर्मचारी योगी सरकार की रडार पर आ गए हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी न मानने पर इन अधिकारियों का वेतन कटना तय है, क्योंकि इन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी अपलोड नहीं की थी। ये वो अधिकारी है जो योगी की चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे थे। अपनी संपत्ति की जानकारी देने की डेडलाइन 31 जनवरी थी, लेकिन अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। फिर योगी ने सैलरी रोकने का ऑर्डर निकाल दिया। किस किस विभाग में कितने कर्मचारी हैं और उन कितनी वेरीफाइड सर्विस बुक, यानी उन्होंने अपना कितना जो ब्यौरा है वो दर्ज करा दिया है, इन सब की जानकारी इस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। आदेश के बाद भी 68,236 कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं बताया, जिसमें सबसे ज्यादा 34,926 थर्ड ग्रेड कर्मचारी हैं। 22,624 राज्यकर्मी फोर्थ ग्रेड, जबकि सेकंड ग्रेड के 7204 और प्रथम श्रेणी के 2,628 अधिकारी हैं। 1,612 अन्य कर्मियों में से भी 854 ने संपत्ति नहीं बताई है। करप्शन पर लगाम लगाने के लिए फैसला लिया गया था ताकि पारदर्शिता आ सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली पुलिस को उनके भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ा। एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी 100 पीड़ितों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग देखकर वो भड़क गई। दरअसल बंगा भवन में पश्चिम बंगाल के ऐसे लोग थे जिन्हें एसआईआर में मृत बता दिया गया। जब ममता उनसे मिलने पहुंची तो पुलिस की बैरिकेडिंग देख भड़क गई। आप लोग तो बैरिकेड कर दिया उसको, आप लोग प्लीज मेहरबान करके आप लोग हटा जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। जिधर में हमारा लोग है, एक पूरा बास भर्ती करके ले आए। देखो आप पुलिस को दिखाइए, हमको मार दिखाइए। दीदी ने आरोप लगाया कि जब गृह मंत्री बंगाल आते हैं तो उन्हें हम रेड कारपेट देते हैं, लेकिन जब हम दिल्ली आते हैं तो हमें ब्लैक कारपेट दिया जाता है। जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही हैं और आज के क्रम में ये गुस्सा दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान क्या होने वाला है, इसकी एक झलक दक्षिणी कोलकाता में आज देखने को मिली, जब गोल पार्क इलाके में भारी संख्या में लोगों की भीड़ अचानक एकत्रित हो गई। बीजेपी का आरोप है कि सोना पप्पू नाम के एक गुंडे ने अपनी ताकत की खुलेआम नुमाइश की, लेकिन अचानक आई इस भीड़ से इलाके में दहशत का माहौल है, जिसके पीछे सोना पप्पू नाम के एक अपराधी का हाथ होने का दावा किया जा रहा है, जिसे टीएमसी के कई नेताओं का करीबी माना जाता है और वो पार्टी के कार्यक्रमों में पहली कतार में दिखता है। भीड़ ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए देसी बम के धमाके किए और हवाई फायरिंग भी की और काफी देर तक इलाके को आतंकित किए रखा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फ्लैग मार्च निकाला, लेकिन बीजेपी ने पुलिस के इस एक्शन को नौटंकी करार दिया है। आज ये पहली बार घटना नहीं है। ये जो सोना पप्पू जो है गुंडा, जो कल 150 लड़का लेकर जाकर वहाँ पर तांडव मचाया है, ये सिर्फ सिंडिकेट का विषय है, क्योंकि तृणमूल इज इक्वल टू सिंडिकेट। बीजेपी के आरोप और घटना से बंगाल चुनाव में हिंसा की आशंका गहरी हो गई है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मियां वाले बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है अब जमीयत। हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। महमूद मदनी ने ये याचिका दायर की है और सीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। याचिका में आपत्तिजनक शब्द मियां का जिक्र किया गया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। शुरुआती मारपीट के बाद ये मामला बढ़ गया और इसके बाद कई घरों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। इसके बाद गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। शांति कायम करने के लिए आसपास के पुलिस स्टेशनों से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है। कितनी भयावह होगी ये आगजनी, इसके सबूत जी न्यूज के कैमरे में कैद हो गए। एक दो नहीं बल्कि कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। एक समुदाय के आपराधिक तत्वों ने दूसरे समुदाय के सदस्यों के साथ मारपीट की। जैसे ही हमले की खबर पूरे गांव में फैली, दूसरा समुदाय गुस्से में आ गया और हमला करने वालों के घरों पर अटैक कर दिया।
दूसरी हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये गैस का सिलेंडर नजर आ रहा है और संभवतः ये ब्लास्ट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ की जो तस्वीर है वो ये बयां कर रही है कि किस तरह से आगजनी यहाँ की गई है और पूरी तरह से यहाँ जो सामान थे वो जल के राख हो चुके हैं। गुस्साई भीड़ ने न सिर्फ घरों में तोड़फोड़ की बल्कि बच्चों की साइकिल और गाड़ियों में भी आग लगा दी। हिंसा की खबरें मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच गए, स्थिति पर काबू पाया। उत्तराखंड के रुड़की में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा पर दो गुट भिड़ गए। मामूली सी कहासुनी के बाद हुए इस विवाद ने 2 लोगों की जान भी ले ली। अब पूरे इलाके में हिंसा के बाद यहां निशान दिखाई दे रहे हैं। हिंसा के दौरान किस तरह एक दूसरे पर पत्थर चले, ये उसकी तस्वीरें हैं। वीडियो में देखिए, शोभा यात्रा दिखाई दे रही है और कुछ लोग छतों पर दिखाई दे रहे हैं। छतों से पथराव किया जा रहा है, एक दूसरे पर खूनी पत्थर दोनों तरफ से बरस रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि बात आगजनी और फायरिंग तक पहुंच गई। देखते ही देखते पूरा इलाका इसकी चपेट में आ गया। पुलिस फोर्स गांव में तैनात है, एहतियातन तौर पर यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई गई है और जो बताया जा रहा है कि जिन्होंने ये उपद्रव मचाया, जिन्होंने आगजनी और फायरिंग और पत्थरबाजी घटना को अंजाम दिया है, उन तक पुलिस पहुंच चुकी है। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, फॉरेंसिक जांच की जा रही है, लेकिन एक ही समुदाय के 2 गुटों में हुई हिंसा ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली है। उत्तराखंड के कोटद्वार में दुकान के नाम में बाबा शब्द को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी हो चला है। इस विवाद में अब अपना नाम मोहम्मद दीपक बताने वाले शख्स को राहुल गांधी का साथ मिला है और उसके समर्थन में पोस्ट भी किया, जिसमें राहुल गांधी ने दीपक को भारत का हीरो बताया। लेकिन इस दौरान उन्होंने बीजेपी और संघ परिवार पर निशाना भी साधा। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा कि दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने इसके साथ ही दीपक को तुम बब्बर शेर जैसा कर दिया, जिसके बाद अब इस मामले में सियासी रंग भी चढ़ गया है। बता दें कि पूरा विवाद 28 जनवरी को हुआ था, जब कुछ हिंदुओं ने मुस्लिम युवक की दुकान के नाम पर आपत्ति जताई थी। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में मोहम्मद दीपक हीरो हैं या रीलबाज। वहीं बजरंग दल के ऐसे छुट भैया बदमाशों का दांव यहाँ उल्टा पड़ गया है। दोबारा शायद ऐसा करने पर 10 बार सोचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में एक बार फिर छोटी सी बच्ची चर्चा का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि मासूम की शिकायत ऐसी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुरा दिए। बच्ची की मासूमियत ने यहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। रोज जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए। जनता दर्शन में सीएम योगी ने इस मासूम बच्ची की फरियाद सुनी। क्या है बताओ? एडमिशन। कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? नर्सरी में। तो स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, रोज जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए, मेहनत से पढ़ेगी। अब तक कहाँ पढ़ते थे? बच्ची ने सीएम को कविता भी सुनाई। शेर बच्चे, शेर बच्चे, शेर बच्चे हैं हम, छोटे हैं तो क्या हुआ, हम दिल के सच्चे हैं। बच्चे की कविता सुनकर सीएम योगी मुस्कुराते हुए नजर आए और बिना देर किए समस्या का समाधान भी कर दिया। इनका एडमिशन करवा देना, एडमिशन कराओ उसका। यानी जनता दर्शन सिर्फ शिकायत सुनने का मंच नहीं है, बल्कि भरोसे का उदाहरण भी है। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में बस 5 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों का नाटक है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश मामले में मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अजीबोगरीब फैसला लेते हुए इस टूर्नामेंट में भारत के साथ मैच न खेलने का ऐलान किया है। ये महामुकाबला 15 फरवरी को होना था, लेकिन अब पाकिस्तान सरकार ने इस मैच का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ये लीग स्टेज का मैच था जो श्रीलंका में खेला जाना था। वहीं आईसीसी ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी है। कहा है कि पाकिस्तान सरकार का यह निर्णय वैश्विक क्रिकेट और फैंस के हित में नहीं है और इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। वहीं इस मामले में भारत के दिग्गज क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। पाकिस्तान जो है अपनी क्रिकेट को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है और कोई वहाँ पे कोई सेंसिबल आदमी नहीं है जो कि एक सीधे तरीके से सोच सके। हालांकि शहबाज सरकार ने अभी ये साफ नहीं किया कि अगर पाकिस्तान का मुकाबला सेमीफाइनल में भारत से होगा तब उनकी टीम खेलेगी या नहीं। पाकिस्तान के इस नए ड्रामे से पीसीबी को बड़ा आर्थिक संकट भी हो सकता है। वहीं इस मामले में अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने औपचारिक रूप से चिंता जाहिर की है। वहीं पाकिस्तान ने अपनी इन हरकतों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। T20 विश्व कप में भारत से मैच न खेलने के फैसले पर पाकिस्तान को ही बड़ा नुकसान होने वाला है और इस मामले में अंतिम फैसला अब आईसीसी करेगी।
वहीं इस मैटर को डिस्कस करने के लिए आईसीसी अगले 1 से 2 दिन में बोर्ड बैठक बुला सकता है। इस बैठक में पाकिस्तान के टूर्नामेंट से पूरे तरीके से बाहर करने पर भी फैसला हो सकता है। अगर पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उसे भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है और आईसीसी कई बड़े एक्शन भी ले सकता है। पहला एक्शन, आईसीसी विदेशी खिलाड़ियों को एनओसी देने से रोक सकती है। इसके साथ ही पीएसएल की मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है। दूसरा एक्शन, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर किया जा सकता है। तीसरा एक्शन, पाकिस्तान पर द्विपक्षीय सीरीज खेलने पर भी बैन लगाया जा सकता है। चौथा एक्शन, आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी छीनी जा सकती है। यानी आईसीसी अगर पाकिस्तान पर कोई भी एक एक्शन ले ले तो उसके कटोरे में बची चवन्नी भी खाली हो जाएगी। वहीं जब इस बारे में पाकिस्तानी कप्तान से सवाल किए गए तो सुनिए। वहीं T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान पर एक बार फिर सियासी पारा हाई है। विपक्ष इसके लिए सरकार पर हमलावर है और सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सरकार इसे बेवजह का विवाद बता रही है। लेकिन विपक्ष पाकिस्तान के बहाने सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सांसदों ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर सरकार से ही सवाल पूछ रहा है। पाकिस्तान मना कर रहा है, मुझे हैरत है कि भारत पहले क्यों नहीं मना कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुबई में वो मैच खेला क्यों गया? बीसीसीआई ने क्यों खेला? पाकिस्तानियों के साथ क्यों मैच खेलना चाहते हो भाई? हमें तो नहीं खेलना चाहिए। हम तो पहले दिन मना करा था, तब भी कहा था, अब भी कह रहे हैं। पाकिस्तानी धूर्त लोग हैं, इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान पर नए सिरे से शुरू हुआ सियासी संग्राम फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। अगली खबर बाहुबली अनंत सिंह से जुड़ी हुई है। अनंत सिंह अब एमएलए पद की शपथ लेंगे। अनंत सिंह को पटना कोर्ट से ये अनुमति मिली है। कल एमएलए पद की शपथ अनंत सिंह लेंगे। मोकामा से विधायक है अनंत सिंह, जाने माने बाहुबली हैं और अब अनंत सिंह कल एमएलए पद की शपथ लेंगे। जेल में बंद है और अब कोर्ट से उनको इजाजत मिली है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी अवैध कब्जा हो तो बुलडोजर का गरजना तय है। बांदा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिला, जहां सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। एक नहीं दो बुलडोजर इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहे हैं। बारी बारी से दोनों पीले पंजे कभी मकान के पिलर पर वार कर रहे हैं तो कभी दीवार को गिरा रहे हैं। यहाँ चौराहों का चौड़ीकरण का काम प्रस्तावित है। अब इसी को लेकर लंबे समय से सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया। बस फिर क्या था, प्रशासन पहुंच गया बुलडोजर के साथ और अतिक्रमण की नींव तक उखाड़ कर फेंक दी। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी रही। प्रशासन का साफ संदेश है कि विकास में बाधा बनने वाले रोड़े को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी कार्रवाई इसी तरह से की जाएगी। दिल्ली टू पंजाब ड्रग माफिया के खिलाफ लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार माफिया के अवैध निर्माण पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर एक्शन लिया गया। दिल्ली के डाबरे इलाके में पुलिस और नगर निगम ने मिलकर ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। ये कार्रवाई जेजे कॉलोनी बिंदापुर उत्तम नगर स्थित मकान नंबर B101 पर की गई है, जो कि अलका शासन के नाम पर दर्ज है। ये महिला ड्रग तस्करी से जुड़े मामलों में पहले भी बदनाम रही है। अवैध निर्माण की सूचना के बाद थाने की ओर से नगर निगम को इसकी जानकारी दी गई और इसके बाद एमसीडी की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध हिस्सा को ही गिरा दिया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। पंजाब के भटिंडा में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दुबियाना बस्ती में नशा तस्कर बलविंदर सिंह की अवैध रूप से बनाई गई इमारत को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई भारी पुलिस सुरक्षा के बीच की गई। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है। यहाँ टोल पर एक महिला एडवोकेट और उसके परिजनों के साथ हाथापाई की गई। हालांकि महिला के वकील होने की बात सामने आते ही टोल कर्मी कमरे में छिप गए। माफ कीजिए। लेकिन इससे पहले तक इन्होंने टोल पर खुलेआम आतंक मचाया, गाली गलौज की और पीड़ितों की जमकर पिटाई भी की। महिला एडवोकेट बीच बचाव की कोशिश करती रही और छोड़ देने की गुहार भी लगाती रही, लेकिन टोल कर्मी अपनी दबंगई दिखाते रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें वीडियो बनने और महिला के वकील होने का मालूम हुआ, आरोपी भागने लगे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इसके बाद महिला ने अपने लोगों के साथ मिलकर जब इनके खिलाफ मोर्चा खोला तो ये कमरे में जा छिपे। इस घटना ने बीते दिनों बाराबंकी टोल पर हुए घटना को याद दिला दिया है। वहां भी टोल कर्मियों ने वकील की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद ऐसे टोल को बंद करने की आवाज उठने लगी। उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले पुलिस से पहले ही थर-थर कांप रहे हैं और अब कानपुर में यूपी पुलिस को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके बाद अब बदमाशों की और शामत आने वाली है।
ये सायरन की आवाज वो आहट है जो बदमाशों को अच्छे से महसूस हो रही होगी, क्योंकि अब तक कमिश्नरेट कानपुर के पास यूपी 112 के 46 दोपहिया वाहन थे, लेकिन 20 नए वाहन जुड़ने के बाद ये संख्या 66 हो गई है। सभी वाहन शहर के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। यानी अब किसी भी तरह के क्राइम को रोकने के लिए पुलिस चंद पलों में घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। ये दोपहिया वाहन खासतौर पर संकरी गलियों, घनी आबादी वाले इलाकों और ट्रैफिक जाम के दौरान बेहद कारगर साबित होंगे, जहां बड़ी गाड़ियों से पहुंच मुश्किल होती है। साथ ही पुलिस कम से कम समय में घटनास्थल पर पहुंचकर शिकायतों का तुरंत कार्रवाई करेगी, जिससे क्राइम कंट्रोल में मदद मिलेगी। यानी यूपी 112 का संकल्प त्वरित पुलिस आपके द्वार अब और प्रभावी रूप से जमीन पर उतरता नजर आएगा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव एक कदम और आगे बढ़ गया है। अपने फाइटर्स और जहाजों को ईरान की तरफ भेजने के बाद ट्रंप की टेबल पर वार्ता करने की बात का खामेनेई ने अब जवाब दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने चेतावनी वाले लहजे में कहा है, ईरान युद्ध के लिए तैयार है, क्या अमेरिका एक बड़े रीजनल युद्ध के लिए तैयार है? खामेनेई के इस बयान से ट्रंप भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर खामेनेई के दिमाग में चल क्या रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस खामेनेई के बंकर में छिपे होने के दावे किए जा रहे थे, वो खुलेआम जमकरान मस्जिद का दौरा करते हुए नजर आए और ट्रंप को चेतावनी भी दी। मतलब ईरान बिना किसी दबाव के टेबल पर आएगा, ट्रंप की धमकियों से नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऑपरेशन हैरौफ का खौफ मुनीर एंड आर्मी पर साफ दिख रहा है। एक तरफ लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब बीएलए की लेडी ब्रिगेड मुनीर की क्लोज फाइल बना रही है और इसी वजह से मुनीर खुद ही छिपे हुए हैं। मुनीर तो छिप गया है, लेकिन उसकी जो आर्मी है वो भी दुम दबाकर भागती हुई नजर आ रही है। वीडियो में देखिए कैसे बलूच लड़ाकों को आते देख अपनी पोजीशन छोड़कर उल्टे पैर दौड़ लगा दी। एक तरफ पुरुष लड़ाके हैं तो दूसरी तरफ महिला फिदाइन है, जो कि मुनीर एंड आर्मी से लोहा लेते हुए दिख रही है। हवा बलूच नाम की फिदाइन का लास्ट वीडियो आया है, जो उसकी मौत से 12 घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया था। वहीं 24 साल की सुसाइड बॉम्बर आसिफा मिंगल ने भी ऑपरेशन हैरौफ के तहत 90 पाकिस्तानियों की कब्र खोद दी है और ये दावा बलूच आर्मी ने खुद किया। यानी कि बीएलए की ये ब्यूटी फिदाइन मुनीर एंड आर्मी को जहन्नुम पहुंचाने के लिए निकल पड़ी है। सिंघम फेम डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुए हमले की जिम्मेदारी भले ही लॉरेंस गैंग ने ले ली हो, लेकिन फॉरेंसिक समेत पुलिस की टेक्निकल टीम हर एंगल से इस मामले की अब जांच कर रही है। हालांकि इस हमले का पैटर्न भी सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुए हमले की ही तरह है। सीसीटीवी में संदिग्ध हमलावर की झलक भी दिखाई दे रही है। चेहरे पर नकाब पहने इस हमलावर का जिक्र लॉरेंस गैंग के पोस्ट में भी है। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाइक से जुहू इलाके में आया था। रोहित शेट्टी के घर से थोड़ी दूर पर बाइक खड़ी थी और इसके बाद पैदल चलकर रोहित शेट्टी की बिल्डिंग तक पहुंच गया। इसके बाद घर के बाहर पहुंचकर हमलावर ने फायरिंग की और फरार हो गया। हमले का ये पूरा पैटर्न बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सलमान खान के आवास और कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर हुआ था। ये लॉरेंस गैंग के हमले का ही पैटर्न है, लेकिन पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। क्राइम ब्रांच लगातार मामले की जांच में जुटी है। 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं और पुणे से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन हमलावर अभी भी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। कुछ लोग कार खरीदने के बाद शायद हनक में आ जाते हैं और राह चलते लोगों की जान की परवाह नहीं करते हैं। राजस्थान के जयपुर में पिछले कुछ दिनों में थार का कहर देखने को मिला है, जिससे अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि थार है तो क्या मार ही डालोगे? क्योंकि एक के बाद एक थार का कहर देखने को मिला है। जयपुर में ही एक युवक की जान गई, उसके बाद एक युवती की जान गई और अब खड़ी गाड़ियों में थार ने टक्कर मार दी। वीडियो में देखिए थार चालक कार को पीछे ले जाता दिख रहा है। इस दौरान वो खड़ी कारों में टक्कर मारता है। जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो रोकने की बजाय उन लोगों पर ही गाड़ी चढ़ाने लगा। थार चालक की एक करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद लोगों ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस एफआईआर के बाद जाँच की बात कह रही है। थार गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। उसके चालक कौन था, ओनर कौन है, उसकी डिटेल है, उससे संपर्क किया जा रहा है और अनुसंधान जारी है। एक के बाद एक हादसों के बाद अब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि थार है तो क्या मार डालोगे? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बार फिर प्रदेश में सभी मदरसों की विदेशी फंडिंग को लेकर जांच तेज कर दी है और इसके लिए यूपी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से सभी अधिकारियों को नोटिस भी दिया गया है और कहा गया है कि एटीएस की जांच में सभी लोग सहयोग करें। दरअसल ये पूरी कवायद यूपी सरकार के मिले खुफिया इनपुट के आधार पर हुई है, जिसमें विदेशी फंडिंग का जिक्र है और यही वजह है कि अब यूपी में सभी मदरसों की फॉरेन फंडिंग के साथ मदरसे संचालकों के भी बैंक खातों की जांच होगी। हालांकि मुस्लिम पक्षों का कहना है कि मदरसे के साथ साथ संस्कृति विद्यालय की भी जांच हो। संस्कृत विद्यालय है, बेसिक शिक्षा परिषद है और जो भी इससे भी संचालित कॉलेजेस वगैरह हैं, सबकी होना चाहिए। इससे एक मजबूत ही पक्ष रखा जाता अपना। दरअसल पहले नेपाल से सटे मदरसों की जांच की जा रही थी, अब पूरे यूपी में मदरसों की जांच होगी।
अधिकतर जो मदरसों की जो कंप्लेन आई थी वो नेपाल बॉर्डर से जो सटे हुए मदरसे हैं उनको लेकर ये आरोप लगे थे कि वहाँ पे विदेशी फंडिंग हो रही है। हालांकि सरकार ने अब ये जो नियम है ये बना दिए हैं। इस आदेश के बाद अब यूपी के करीब 25,000 मदरसों की जांच होगी। बता दें कि 4,000 मदरसों की जांच ATS पहले ही कर रही है। पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी लॉरेंस गैंग के निशाने पर है। लॉरेंस गैंग ने पोस्ट कर दावा किया है कि पुर्तगाल में भट्टी पर हमला किया गया और साथ ही लिखा है, जो देश के खिलाफ बोलेगा उसकी सांसें बंद कर दी जाएंगी। 22 जुलाई 2025 को ब्राजील में हमला हुआ, लेकिन आतंकी भट्टी बच गया। फिर 1 फरवरी 2026 को पुर्तगाल में हमले का दावा, जिसमें फिर आतंकी बच गया। लेकिन अगली बार हमला कब और कहां होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन लॉरेंस गैंग ने वार्निंग दी है कि अगली बार भट्टी नहीं बचेगा। दरअसल लॉरेंस गैंग ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी पर हमले का दावा किया है। हमला पुर्तगाल में उस वक्त हुआ जब वो बाजवा नाम के शख्स के फार्म हाउस पर था, लेकिन इस हमले में वो बच गया। लॉरेंस गैंग का कहना है कि वो देश का दुश्मन है और देश के खिलाफ बोलने वालों को मरवा देंगे। कुछ दिन पहले शहजाद भट्टी ने भी वीडियो पोस्ट कर कहा था कि वो लॉरेंस और उसके भाई अनमोल को मारेगा। लॉरेंस गैंग और शहजाद भट्टी की दोस्ती की भी बात सामने आ रही है। अब ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। नोएडा में महिला के साथ शर्मनाक हरकत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां मनचलों ने पुल पर सरपट गाड़ी दौड़ाई और महिला को अश्लील इशारे भी किए, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इन मनचलों का उपचार कर दिया। लेकिन योगी ने तो मनचलों के इलाज की बात पहले ही कह दी थी। जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। और योगी की पुलिस ने इनका इलाज भी कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर ही हवालात की हवा खिला दी। देखिए, वायरल फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लाल रंग की कार में 2 युवक सवार हैं, जिसमें ड्राइविंग कर रहा युवक चलती गाड़ी से महिला की तरफ फ्लाइंग किस और गंदे इशारे कर रहा है। कंटिन्यूअसली पीछा कर रही है, ये लेडीज गाड़ी का पीछा भी कर रहा है। इसी बीच कार में बैठे युवक ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने कार को ट्रेस किया और वीडियो में दिख रहे दोनों आरोपियों अमित कुमार और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। संदेश साफ है कि योगी राज में महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा। ये बदतमीजी कर रहा है, ये रहा गाड़ी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरेआम पिटाई का मामला सामने आया है। वीडियो में एक शख्स दूसरे को बेरहमी से पीट रहा है और बीच सड़क पिटाई का ये वीडियो ये बता रहा है कि बदमाशों को कानून का खौफ नहीं है। और ये वीडियो उसी बात की कहीं ना कहीं तस्दीक कर रहा है। नोएडा सेक्टर 75 के पास का ये वीडियो देखिए। एक शख्स कार सवार के पास आता है और उससे बहस के बाद मारपीट करने लगता है। मैं आके मुझे गाली गुप्तार करी, तूने बदतमीजी करी, वहाँ बैठा हुआ आराम से अपना खा रहा था। चल उसी के पास चल। अरे भैया, किसने क्या कह दिया? अभी चलवाता अभी तुम्हारी टीवी में भैया बदतमीजी कर रही है शादी में ना मेरे साथ। अरे सुनो ना, चलो बदतमीजी करिए। चलो मैं अभी 1 मिनट बाहर चल रहा हूँ। अरे भैया, मैं सबूत हूँ, क्या बोला उसने? तो कुछ बोला भी नहीं आपसे। इसके बाद आरोपी उसे थप्पड़ मारने लगता है। इसके बाद उसे गाड़ी से बाहर खींचकर उस पर चढ़कर उसकी पिटाई कर देता है। लोग उसे छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। ये जान से मारने की कोशिश कर रहा है मुझे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। योगी फोर्स ने आरोपी को कानून का पाठ पढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि आपराधिक गतिविधियों के लिए भी कुख्यात है, जिसे यहां संचालित हो रहे एक गन फैक्ट्री ने फिर साबित किया है। पुलिस ने इस फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में तैयार और अर्धनिर्मित देसी पिस्टल बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लंबे समय से देसी तमंचों का निर्माण कर रहा था, जिन्हें अलीगढ़ के अलावा दूसरे जिलों में भी भेजा जा रहा था। इन 5 अभियुक्तों के कब्जे से 9 निर्मित तमंचे, 2 अर्धनिर्मित तमंचे, कई कारतूस और लगभग 50 तमंचों के बनाने जितना रॉ मटेरियल हमको इनके कब्जे से आज मिला है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये फैक्ट्री एक सुनसान इलाके में बंद पड़े ईंट भट्टे के अंदर संचालित हो रही थी। पुलिस ने यहाँ से तमंचों के अलावा तमंचा बनाने के इस्तेमाल होने वाले कई तरह के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के जरिए उन लोगों तक भी पहुँचने की तैयारी में है, जिन्हें इस गिरोह ने हथियार बेचे थे। हम बैंक का लॉकर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमारा कीमती सामान सुरक्षित रहे। लेकिन जब बैंक का लॉकर ही गायब हो जाए तो फिर क्या? ऐसा आरोप लगा है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI पर फरीदाबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का आरोप है कि बैंक के अंदर से ही करोड़ों के जेवर से भरा उसका लॉकर गायब हो गया। मामला SBI बैंक फरीदाबाद के सेक्टर 15 की एक ब्रांच का है, जहां एक CA ने बैंक में लॉकर लिया हुआ था। लेकिन जब वो लॉकर खोलने बैंक पहुंचा तो सामने आया चौंकाने वाला सच। उसका लॉकर मौजूद ही नहीं था। लॉकर में था 2 करोड़ का सोना, लाखों की चांदी और बेशकीमती सामान।
सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकर की चाबी उसके पास थी तो 2 करोड़ का सोना गायब कहां हुआ। पीड़ित का आरोप है कि बैंक रिकॉर्ड में लॉकर से जुड़ी जानकारी बदली गई, बैंक के अंदर बड़ी साजिश रची गई। और ये बताओ, सब कुछ बता दिया, उसके बाद मैंने देखा कि ये तो हमने किसी और को दे दिया है, फिर भी चलो आपको एक बार चेक करवा देते हैं। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने भी बैंक मैनेजर को नोटिस जारी किया है जिसमें रिकॉर्ड पेश करने को कहा गया। लेकिन सवाल ये कि क्या आम आदमी की मेहनत की कमाई अब बैंक में भी सुरक्षित नहीं? क्या ये लापरवाही है या अंदरूनी खेल? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मोमोज खाने की आदत ने एक बच्चे को ऐसी राह पर डाल दिया कि वो एक मोमोज बेचने वाले के बहकावे में आकर ही अपने घर से धीरे धीरे लाखों रुपए के गहने चुरा कर उसे देने लगा। और जब इस बात का खुलासा परिवार के लोगों के सामने हुआ तो सभी हैरान रह गए। बच्चा मोमोज खाने का आदी हो गया था। वो अक्सर घर से चुपचाप एक गहना निकालकर रामपुर कस्बे में ठेला लगाकर मोमोज बेचने वाले व्यक्ति को दे देता था और बदले में उससे मोमोज लेकर खाता था। जब बच्चे की बुआ अपने गहने लेने मायके पहुंची, अलमारी खोलते ही विमलेश और उसकी बहन के होश उड़ गए। अलमारी में रखा सारा जेवर गायब था। शक होने पर अपने बच्चे से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने मोमो खाने के लिए जेवर दुकानदारों को दे दिए हैं। कहा कि जो भी घर में ज्वेलरी है लेके आए, तो हमें तुम्हें फ्री में मोमोज खिलाऊंगा, अपने दोस्तों को भी लेके आओगे तुम खिलाऊंगा, और पूरी ज्वेलरी उन्होंने ले लिया। इसके बाद बच्चे के पिता ने थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। दोनों को हिरासत में लेकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और मोमोज दुकानदार की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अपनी रंगत, खुशबू और तीखे स्वाद के लिए मशहूर जोधपुर की मथानिया मिर्च इन दिनों काफी चर्चा में है। जो मिर्च कभी रसोई की शान मानी जाती थी, अब अपराध का जरिया बन गई है क्योंकि मिर्चों के जरिए ड्रग्स तस्करी हो रही है। इस चौंकाने वाले खेल का खुलासा तब हुआ जब जोधपुर से हैदराबाद जा रही एक प्राइवेट बस में हरी मिर्च का पार्सल बुक कराया गया, लेकिन सफर के दौरान पार्सल पर बस स्टाफ को शक हुआ। जब पार्सल खोला गया तो हरी मिर्च दिखी, लेकिन पार्सल में नीचे की मिर्च में लंबे चीरे थे। एक मिर्च को काट कर देखा गया तो अंदर सिल्वर फॉइल में लिपटी नशीली पदार्थों की पुड़िया मिली। एक एक मिर्च में 2 से लेकर 4-5 पुड़िया तक छिपाई गई थी। बाजार में इस एक पुड़िया की कीमत 1,500 रुपए तक है, यानी एक मिर्च की कीमत 5,000 रुपए। सूचना मिलते ही नार्कोटिक्स टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत मिर्च के पार्सल को कब्जे में ले लिया। तस्कर कानून से बचने के लिए लगातार नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन इस बार मिर्च के भीतर छिपा नशे का ये खेल भी पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघिन का खौफ फैला हुआ है। बाघिन के गाय का शिकार करने के बाद ग्रामीणों की नींद उड़ी हुई है और इसके बाद अब वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर है और ड्रोन कैमरों के जरिए इस बाघिन की सर्च की जा रही है। ये उसी सर्चिंग की तस्वीरें हैं। वन विभाग के हाथों में दूरबीन है, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, झाड़ियों में खोजा जा रहा है और ये सब वन विभाग की टीम उस बाघिन को खोजने के लिए कर रही है, जिससे गाँव वाले खौफ में है। दरअसल मखरा गांव में बाघिन ने एक गाय का शिकार किया, जिसके बाद से गांव वाले दहशत में आ गए। ना तो वो घर से निकल पा रहे और ना ही अपना काम कर पा रहे और अब उन्होंने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। नाले के ऊपर चढ़ा तो ये बाघिन थी, तो यहाँ बांस के पीछे बैठी थी। जैसे मैं ऊपर को आने के लिए गया तो बाघिन उठ के चल दी, इतने में मैं घर के लिए चला गया। वन विभाग ने नाइट विजन कैमरे लगाए हैं, साथ ही ग्रामीणों को हिदायत दी है कि वो बाघिन वाले इलाके में बिल्कुल ना जाए। जंगल सफारी का आनंद हर किसी को रोमांचित करता है, लेकिन कई बार इनकी मौजूदगी आपकी सांसें भी अटका देती है और खास तौर से तब जब जंगल का राजा अचानक से आपके सामने आ जाए। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक ऐसा ही वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जहां एक बाघ एकदम से पर्यटकों के सामने आ जाता है। एक पेड़ पर चढ़कर घात लगाए बैठे इस बाघ को देखकर टूरिस्टों की जान हलक में आ जाती है। ये टूरिस्ट बाघ देखने की चाहत में यहाँ पहुँचते तो थे, लेकिन अब जान के लाले पड़े हुए थे। बाघ की एक छलांग और किसी न किसी टूरिस्ट का काम तमाम। ऊंचे पेड़ पर चढ़ा ये बाघ पेड़ की डालियों पर ऐसे चहलकदमी कर रहा था मानो अपने इलाके की निगरानी कर रहा हो। बीच बीच में दहाड़ते हुए वहां से दूर जाने की चेतावनी दे रहा था। आमतौर पर तेंदुए पेड़ पर चढ़कर शिकार करते हैं या फिर अपने शिकार को पेड़ पर छिपाते हैं, लेकिन बाघ में तेंदुए वाला ये व्यवहार टूरिस्ट से लेकर वन विभाग के अधिकारियों को भी हैरान कर रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में चोरी की एक अजीबोगरीब वारदात सामने आई है। यहाँ चोर ने चोरी के बाद दीवार पर लिपस्टिक से मजाक किया और तंज भरा फरमान लिखकर पुलिस और सिस्टम पर सवाल खड़े किए। जेएनपी कॉलोनी में एएन सोहन जांगीर के शहर से बाहर होने का फायदा उठाकर चोर ने ताला तोड़कर घर में घुसपैठ की और वारदात को अंजाम दिया। घर से सामान समेट कर ले जाते वक्त चोर को महंगी शराब की बोतल मिली, लेकिन चखना नहीं मिला।
चोर ने जाने से पहले यहाँ मकान मालिक के लिए कागज पर एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा, दारू रखते हो तो आलू चिप्स भी रखो। साथ ही पुलिस को चुनौती देते हुए लिखा कि पुलिस थाने में शिकायत करोगे तो वक्त बर्बाद होगा। बिहारी बाबू, रिपोर्ट मत करना, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और तुम भी मुझे भूल जाना। चोर ने जो लिपस्टिक से लिखा वो किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं था। थाने में चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा। लिपस्टिक से लिखी गई इन धमकियों और फरमाइशों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी एक व्यंग्यात्मक सवाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो 2 फरवरी से यूपी में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड लौटने वाली है। यानी अगले 48 घंटे यूपी वाले भीगी भीगी सर्दी के लिए तैयार हो जाएं। यूपी में ठंड का कहर अभी थमने वाला नहीं। बर्फीली हवाएं, कपकपाती रातें और घना कोहरा अगले 3 से 4 दिन तक उत्तर प्रदेश ठंड की गिरफ्त में रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी सर्द हवाओं की वजह से अगले 72 से 96 घंटे तक बर्फीली ठंड का असर बना रहेगा। अगर जिलेवार तापमान देखें तो कई शहरों में पारा सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। लखनऊ में न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस, कानपुर में न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 8 डिग्री सेल्सियस और आगरा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार बदलते मौसम के बीच आज सुबह घना कोहरा छा गया, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की स्पीड धीमी हो गई और विजिबिलिटी काफी कम हो गई। कुछ दिन पहले निकली धूप से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब आने वाले 3 दिन कड़ाके की ठंड के साथ गुजरने वाले हैं। हिमाचल टू कश्मीर एक बार फिर डरावनी तस्वीरें यहां से हमें मिल रही हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। पर्यटकों के लिए बर्फ जरूर मजे के लिए हो सकती है, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरियों के लिए बर्फ किसी मुसीबत से कम नहीं है। पहाड़ों की रानी मनाली की ये तस्वीरें रात की है। आसमान से बर्फ ऐसी गिर रही है मानो चांदी बरस रही हो, लेकिन ये चांदी सिर्फ 4 दिन की होती है। उसके बाद जो मुश्किलें आती है वो अमावस की काली अंधेरी रात की तरह होती है। कश्मीर की भद्रवाह वैली में एक बार फिर आसमानी से गिर रही सफेद आफत का खौफ पसरा हुआ है। घर, मकान, दुकान, पेड़ पौधे, जंगल, बागान, जिस तरफ निगाह जाती है बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सड़कों पर चलना किसी खतरे से खाली नहीं है। जरा एक नजर इधर भी डालिए। ये पहलगाम का नजारा। यहाँ इतनी बर्फ गिर चुकी है कि यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल है। कदम बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है। सड़कों पर वाहनों के पहिए फिसल रहे हैं। कदम कदम पर खतरा है। पुलिस प्रशासन के लोग हालात पर निगाह रख रहे हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ के एक फ्यूल स्टेशन पर सब कुछ रोज की तरह बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और तभी अचानक धरती फटी और 2 दुकानें उसमें समा गई। देखिए, ये वो पल जब सब कुछ सामान्य था, कारें खड़ी थी, लोग चल रहे थे। तभी जमीन लड़खड़ा गई, धूल का गुबार उड़ने लगा, दुकानें कांपते हुए नीचे धंसती चली गई। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर दुकानें जमीन में समा गई। पास की कारें बाल बाल बची। बस कुछ इंच का फासला था और वो भी खाई में समा जाती। ये घटना एक फ्यूल स्टेशन पर अचानक जमीन धंसने से हुई। यह हादसा इतना भयावह था कि 15 मीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें स्टेशन की 2 दुकानें पूरी तरह समा गई। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। शुक्र है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अमृतसर के तरनतारन में लुटेरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां दिन दहाड़े एक लड़की से मोबाइल छीनकर लुटेरा फरार हो गया और हद तो तब हो गई जब लड़की के साथ लुटेरे ने मारपीट भी की। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि लड़की जा रही है, तभी एक्टिवा सवार एक लुटेरे ने अचानक उसके पास आकर मोबाइल छीनने की कोशिश की। खुद को बचाने के लिए लड़की चिल्लाने लगी। लड़की ने मोबाइल सड़क की दूसरी तरफ फेंक दिया, लेकिन लुटेरे ने लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे थप्पड़ मारे। दोनों के बीच काफी देर तक हाथापाई होती रही। इसके बाद आरोपी मोबाइल उठाकर फरार होने लगा तो लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने की कोशिश की और उसकी एक्टिवा पकड़कर पीछा किया, लेकिन लड़की सड़क पर गिर गई और चिल्लाती रह गई। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा, क्योंकि एक पल की लापरवाही और मासूम की जान खतरे में पड़ गई। वीडियो केरल का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है गुलाबी ड्रेस में एक नन्ही बच्ची अकेले सड़क पर दौड़ रही है और तभी सामने से तेज रफ्तार बस आ जाती है। बच्ची बस के इस पहिए के बेहद करीब पहुंच गई, लेकिन ड्राइवर ने बस को हल्का साइड में मोड़ दिया। फुर्ती दिखाते हुए बच्ची ने भी तुरंत मुड़कर वापस दौड़ लगा दी। कुछ सेकंड के इस मंजर ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिया ना, लेकिन गनीमत रही कि बच्ची बच गई। ये वीडियो केरल का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग माता पिता की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं कि बच्ची सड़क पर अकेले कैसे पहुंच गई। वैसे जो भी हो, ये वीडियो देखकर कहना गलत नहीं होगा, मौत को छूकर टक से वापस आना।
खेल खेल में कब अनहोनी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वाटर स्कीइंग करते वक्त युवक हादसे का शिकार हो गया। गनीमत रही कि जान बच गई। ये वीडियो एक झील का है जहां स्पीड बोट से बंधी रस्सी के सहारे खिलाड़ी वाटर स्कीइंग कर रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तभी अचानक इसका बैलेंस बिगड़ गया। तेज रफ्तार के बीच खिलाड़ी पानी की सतह से उछलता हुआ सीधे झील के किनारे वाली घास वाली जमीन पर आ गिरा। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेड शर्ट पहने एक युवक खिलाड़ी को बचाने के लिए दौड़ता है। पास खड़ी एक महिला भी मदद के लिए जाती है, खिलाड़ी को बचाते हैं। गनीमत रही कि खिलाड़ी को गंभीर चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन हमारी सलाह ये है कि सुरक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि रोमांच के चक्कर में जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। पड़ोसियों के बीच किसी भी मामूली सी बात पर झगड़ा बेहद ही आम बात होती है। कभी कचरा फेंकने को लेकर हो जाता है झगड़ा, तो कभी पार्किंग को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन ये विवाद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, विदेशों में तो ऐसे छोटे छोटे विवाद में गोली तक चल जाती है। देखिए, पहले एक औरत किसी बात को लेकर पड़ोसी पर खूब भड़कती है, वहीं इस औरत का पति कार के पीछे कुछ करता दिख रहा है। इस दौरान वो औरत लगातार चिल्लाती रहती है। इस बीच दूसरे घर की भी महिला आ गई और दोनों के बीच जमकर बहस जारी है। इस दौरान वहाँ मौजूद शख्स उंगली दिखाकर कुछ बोलता है। इस पर पड़ोस से आए दूसरी महिला का पति गुस्से में आ गया और उस शख्स पर हाथ उठा दिया। दोनों के बीच हाथापाई होती है। इस बीच जब तक ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है, जिसे देखकर दो महिलाएं आरोपी की पत्नी उसे पीछे से उसे गर्दन से पकड़कर दूर करती है, लेकिन तब तक काम तमाम हो चुका होता है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस शख्स ने पहले ही ठान लिया था कि फायरिंग करना है, इस वजह से पहले से ही तैयार था। क्या आप सोच सकते हैं कि आपका घर जो समुद्र किनारे बना है सिर्फ कुछ ही मिनटों में लहरें उसे बहाकर ले जाएं? ऐसा देखने को मिला है नॉर्थ कैरोलिना में। समंदर गुस्से में है और इसका खामियाजा उठाया इस घर ने। यह है नॉर्थ कैरोलिना का आउटर बैंक, जहां इस सर्दियों में तूफान ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। तेज हवाएं, ऊंची ऊंची लहरें और बीच समुद्र के किनारे खड़ा एक लकड़ी का घर जो देखते ही देखते ढह गया। समुद्री तूफान की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घर जो सालों से समुद्र के किनारे खड़ा था कुछ ही मिनटों में पानी में मलबा बनकर बहने लगा। लोग तो घर में नहीं थे, लेकिन इसकी दीवारें और लकड़ियां समंदर की तेज धाराओं के सामने टिक नहीं सकी और पूरा का पूरा मकान ही पानी में समा गया। नॉर्थ कैरोलिना सिर्फ अकेला नहीं है, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया में भी इस तूफान ने कहर बरपाया। पानी का स्तर बढ़ा है और तटवर्ती इलाके खाली कराए गए हैं। इसके साथ ही बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। नॉर्थ कैरोलिना में ऐसा सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि ये वीडियो चेतावनी है कि ये तूफान अभी थमा नहीं है। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पति की। नमस्कार।